वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 6 की सोशल साइंस जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सबसे पहले कौन सी बुक शुरू की हुई है? द अर्थ आवर हैबिटेट। इसका चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है, जिसके लेक्चर 3 हम कर चुके हैं। अभी हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ा है तो वो भी हम पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ हम आगे भी उसी चीज को कैरी करेंगे आगे और उसको बढ़ाएंगे। तो हमने क्या शुरू किया है तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपकी बुक है, और जैसे ही आप मेरे सामने आए और ये बुक देखें तो क्या होना है, बिल्कुल आपको ये बुक निकालनी है, चैप्टर 1 खोलना है। तो बुक निकालिए और चैप्टर 1 खोल लीजिए। उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो सोलर सिस्टम में। तो हमने सोलर सिस्टम, अब हमें समझ में आया होगा क्या है, क्योंकि पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से समझा कि ये सोलर सिस्टम होता क्या होता है। सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली, है ना। तो उसको भी हम आज थोड़ा सा दोहराएंगे कि हमने अभी तक पिछले 3 लेक्चर में क्या क्या कर चुके हैं। तो वो सब दोहराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें सेलेस्टियल बॉडीज पढ़नी है, जो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टेलेशन पढ़ने हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। सोलर सिस्टम हमें पढ़ना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना है? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और मून के बारे में पढ़ेंगे। इन 2 चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लस हम कुछ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? अर्थ पढ़ेंगे, मून पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम सैटेलाइट पढ़ेंगे। फिर क्या बच जाएगा? हमारा सिर्फ एक लेक्चर और बचेगा, जिसमें हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चे, अभी क्या करेंगे? हम ये पढ़ते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से हम दोहरा लेते हैं उन चीजों को। आप अपनी बुक खोल लीजिए और जो जो मैं बोलते जाऊं बुक से मैच कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वही तो पढ़ाया था ना मैंने, कहीं कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया। तो हम शुरू करते हैं। क्या करेंगे? रिकैप करेंगे। क्या करेंगे? रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमें बाहर निकलना है, रात को आसमान को देखना है। तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए हमें छोटे छोटे कई सारे बिंदु दिखाई देंगे। छोटे छोटे हमें दिखाई दे, पता नहीं क्या चमक रहा है, दिखाई दे रहे होंगे। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तारे भी बोलते हैं, है ना। तो यहीं पे उनको अगर हम देखें तो हमें वो दिन में नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य की रोशनी में दब जाते हैं। उसके बाद हमें रात में चांद भी दिखाई देता है, जो हमेशा अपनी पोजीशन, अपना शेप चेंज करता रहता है। कभी तो पूरा दिख जाता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो जिस दिन वो पूरा दिखता है उस दिन को हम बोलते हैं फुल मून। जिस दिन बोल रहा हूं, जिस रात में वो पूरा दिखता है उसको हम बोलते हैं फुल मून लाइट, फुल मून नाइट। और उसी रात को ही हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। और वहीं पे अगर उसी के जस्ट 14 नाइट्स के बाद या 14 डेज के बाद अगर हम देखें तो हमें वो मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता। 14 डेज के बाद वो नहीं दिखाई देता, कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो उस रात को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट, और उसी को हिंदी में हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है बच्चे, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? वो सारी बॉडीज जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। और वहीं पे हमने पढ़ा कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है उसे हमने स्टार बोला। और सन को भी देखा कि सन भी एक स्टार है। क्यों है? क्योंकि सन के पास खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है बेटा, ये हमने समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। अब उसी के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने कॉन्स्टेलेशंस पढ़ा। क्या होता है? तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? जो स्टार जब आप रात में देखते हैं तो स्टारों के अलग अलग डिजाइन मिलते हुए हैं। अगर हम स्टार को मिलाएं तो हमें कोई ना कोई डिजाइन दिख जाता है। तो वो डिजाइन, वो पैटर्न जो स्टार मिलके बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। हमने एक पैटर्न के बारे में पढ़ा, हमने एक डिजाइन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा उर्सा मेजर क्या होता है, बिग बियर क्या होता है, सप्तऋषि क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और इसी की मदद से हमने एक स्टार के बारे में जानने की कोशिश की, जिसे हमने पोल स्टार बोला या फिर नॉर्थ स्टार बोला। हमने स्टार के बारे में जानने की कोशिश की, क्या है पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। ये हमें नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है। और ये कैसे पता लगता है ये नॉर्थ स्टार है? ये हमने सप्तऋषि की मदद से पता लग जाता है। ठीक है, किसकी मदद से? सप्तऋषि की मदद से। सप्तऋषि का हमने डिजाइन देखा था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। अगर हम इनको मिला दें,
ठीक है, एक और था, यहाँ पे हम इनको मिला दें तो ये इधर वाले तारों को मिला के जो हमें आगे दिखाई देगा वो हमने नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, बहुत अच्छे से जब हम इसको समझ रहे थे तब हमने किया था। आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है ना। तो ये चीजें हमने समझने की कोशिश की थी। अब ये तो देखा जिसके पास खुद की लाइट है, खुद की हीट है, वो तो हो गए स्टार। लेकिन ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है, उन्हें हमने क्या बोला? उन्हें हमने बोला प्लैनेट। तो ये प्लैनेट को लाइट और हीट कहां से मिलती है? उनके स्टार से मिलती है। जो भी उनके आसपास स्टार होगा उससे उनको लाइट और हीट मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो हमें पता लगा कि अर्थ भी तो एक प्लैनेट है जिसके पास खुद की लाइट और हीट नहीं है। तो इसको हीट और लाइट कहां से मिलेगी? इसके सबसे नजदीक के स्टार से। कौन सा इसका सबसे नजदीक का स्टार? इसके सबसे नजदीक का स्टार हो जाएगा सन। ठीक है, और यहीं पे हमने पढ़ा, इसी के साथ साथ हमने मून के बारे में जानने की कोशिश की। मून को हमने पढ़ा कि मून एक सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। ये सारी चीजें पढ़ी। और क्या क्या पढ़ा? और हमने इससे पिछले लेक्चर में सोलर सिस्टम के बारे में जाना। सोलर सिस्टम क्या है? कि सन, उसके 8 प्लैनेट, उसके आसपास जितनी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट में मून आ जाते हैं, और उसके साथ जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं अलग, जैसे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स, ये सारे मिला के इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सब की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली, या फिर इसी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें सन उसका हेड होता है। ठीक है, यहीं पे हमने क्या पढ़ा कि सन, जो हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम में, सन इसका हेड होता है। तो सन क्या है? इनके सबके सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। और इसी को अगर हम देखें तो ये क्या है? हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, बहुत दूर है यहां से। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये एक पुलिंग फोर्स देता है। क्या देता है? पुलिंग फोर्स। सारी चीजों को अपने आसपास खींच के रखता है। इसी वजह से सारी चीजें सोलर सिस्टम में बंधी हुई रहती हैं, वो इधर उधर नहीं बिखरती हैं। तो उन सबको बांध के रखता है ये, और यही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम में। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा कि प्लैनेट टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं। सन से अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और ये सारे प्लैनेट क्या करते हैं? इनका एक फिक्स पाथ होता है, और उस पाथ को हमने क्या बोला? इलोंगेटेड पाथ होता है। कौन सा? इलोंगेटेड पाथ। तो उस इलोंगेटेड पाथ को हमने बोला ऑर्बिट। जो इनका फिक्स पाथ है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उसको हमने बोला ऑर्बिट। उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर हमने मरकरी के बारे में पढ़ा। ये मरकरी जो है नियरेस्ट होता है सन के। किसके? सन के बिल्कुल नजदीक, सबसे नजदीक का जो प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है। ये अराउंड 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ अपना चक्कर पूरा करने में। वहीं पे हमने क्या पढ़ा? वीनस के बारे में पढ़ा। वीनस क्या है? किसको क्या बोला जाता है? अर्थ ट्विन बोला जाता है। अर्थ का जुड़वा भाई या जुड़वा बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दिखने में बिल्कुल अर्थ के जैसी है, उसी का जितना साइज, अर्थ के जैसा शेप। ठीक है, तो अर्थ के जैसा ही साइज एंड शेप होता है इसका, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ने की कोशिश की कि प्लूटो जो कि एक प्लेनेट होता था 2006 तक। कब तक? 2006 तक हम इसे प्लेनेट मानते थे, लेकिन 2006 के बाद इसको बोला नहीं ये प्लेनेट नहीं है, उसके बाद से ड्वार्फ प्लेनेट है। तो पहले 9 होते थे हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट, लेकिन आज 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से 8 हैं ये भी हमने पढ़ने की कोशिश की। अब इसके बाद हम आज शुरू करेंगे। कहां से? अर्थ से शुरू करेंगे। मरकरी पढ़ लिया, वीनस पढ़ लिया, अर्थ का हम पढ़ेंगे आज। तो अर्थ क्या है? 3rd नंबर की प्लेनेट है। क्या है? अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट। अर्थ अगर हम सन से देखेंगे तो 3rd नियरेस्ट, पहले पे मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ आती है। तो अर्थ हो गई 3rd नियरेस्ट प्लेनेट हो जाती है सन से अगर हम काउंट करना शुरू करें। और अगर साइज के हिसाब से देखें, अगर हम देखें इन साइज के हिसाब से देखें तो इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, 5वें नंबर की सबसे बड़ी है। और इसके बाद 3 और आ जाएंगे, 6, 7, 8। ठीक है, 5वें नंबर पे सबसे बड़ी कौन सी है? अर्थ है। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए अर्थ के बारे में, क्योंकि इस पे तो हम रह रहे हैं। अगर इसी का नहीं पता होगा तो हमें किस चीज का पता होगा? तो अगर हम सन से काउंट करें तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, और फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है, हम रहते हैं अर्थ पे। तो तीसरे नंबर पे अर्थ। और अगर हम साइज के हिसाब से देखें, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे में 5वें नंबर पे अर्थ आती है। ठीक है, ये चीजें हमने सीखी यहां पे। इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। अगर हम अर्थ को देखें
तो अर्थ के जो ऊपर और नीचे का जो किनारा है ना, अगर ये मान लो अर्थ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोल। इसको क्या बोलूंगा, पोल। कौन से, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, ये बोलूंगा। तो यहां पे इसमें क्या बोला है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। स्लाइटली मतलब हल्का सा, स्लाइटली मतलब क्या होता है, हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा, वो होता है स्लाइटली। स्लाइट मतलब हल्का, कम, ठीक है। और यहां पे फ्लैटेंड मतलब जो चपटा हो। अगर हम पोल पे देखें तो पोल पे हमको ये हल्का सा, अगर देखो तो ये चपटा सा दिखाई देता है ऐसे, यहां से भी इसको आपको चपटा सा दिखाई देगा, नीचे भी। अगर हम एक्चुअल अर्थ की इमेज देखें, वो इमेज नहीं है जो हमें दिखाई देती है पूरी गोल। अर्थ की एक्चुअल इमेज ऐसी होती है कि कहीं से गड्ढा मिलेगा, कहीं ऊपर 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 उठी दिखाई देती है ना, कहीं कहीं तो पहाड़ हैं, कहीं पूरे गड्ढे हैं। तो इसीलिए पूरी गोल नहीं है, ये कहीं ना कहीं से चपटी है, कहीं गोल है, कहीं खिंची हुई है। इस तरीके से अर्थ है। तो अर्थ का ये शेप ऐसा है। यहां पे आपको पोल्स पे हल्की सी स्लाइटली फ्लैटेंड दिखाई देगी एट पोल्स, यानी कि हल्की सी चपटी दिखाई देगी पोल्स पे। कैसे दिखाई देगी, चपटी। तो इसके शेप को क्या बोलेंगे, क्या हम सर्कल बोलेंगे, नहीं, सर्कल तो पूरा गोल होता है, उस पे तो गड्ढे होते ही नहीं है ना। ना स्फेयर बोलेंगे, क्योंकि स्फेयर में भी कहीं गड्ढे नहीं दिखाई देते। तो इसकी शेप को क्या बोलते हैं, तो इसीलिए दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड, इसकी शेप को वर्णित किया जाता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, इसकी शेप को बोला जाता है, वर्णन किया जाता है, क्या, एज जियोइड। क्या बोलते हैं, इसकी शेप को हम बोलते हैं जियोइड। और इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में कि जियोइड दो शब्दों से बल्कि बना हुआ है, ठीक है, ये हमने पढ़े थे। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ये हमने जाना था पिछले लेक्चर में। और ये ऑइड होती है शेप, तो जिसकी अर्थ जैसी शेप हो उसको हमने बोला जियोइड। तो जियोइड का मीनिंग क्या हो गया, अर्थ लाइक शेप। क्या हुआ, अर्थ लाइक शेप। तो ये होता है अर्थ का शेप। हमें तो वो वैसे दिखा देते हैं, ऐसे गोल गोल से ग्लोब दिखाएंगे, बोले ये ऐसी है, ऐसी नहीं होती। उसमें कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पहाड़ी होती है। हिमालय देखो कितना ऊंचा है, वो गोल कैसे हो सकता है फिर, है ना। तो इसीलिए इसकी शेप को बोला जाता है जियोइड शेप, यानी कि अर्थ लाइक शेप, अर्थ जैसी शेप, ठीक है। ना तो ये गोल है, ना हम कहेंगे स्फेयर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जियोइड। समझ में आई, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहीं पे आपकी बुक देखें, एनसीईआरटी देखें, तो एनसीईआरटी में एक ये डू यू नो का ये बना हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है, लाइट, जो रोशनी है ना, प्रकाश जो आता है सूर्य से या कोई भी प्रकाश, वो ट्रेवल करता है। ट्रेवल्स मतलब रास्ते में जाता है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है किससे, एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से चलता है वो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले जाता है। इतनी तेज स्पीड से लाइट चलती है। कितनी स्पीड से, कि एक ही मिनट में 3 लाख किलोमीटर चले जाती है लाइट। और इतनी तेज स्पीड होते हुए भी, इतनी तेज स्पीड होते हुए भी, येट इवन विद दिस स्पीड, कि इतनी तेज स्पीड होते हुए भी द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, कि सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब 8 मिनट में लगाओ कितने सेकंड्स होते होंगे, तो 16 to 8 करना पड़ेगा। एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो 8 मिनट में 16 to 8 यानी कि 480 सेकंड्स। अब बताओ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। अब 480 सेकंड में सोचो कितना चल जाती होगी। तो अर्थ से लेके यहां तक कितनी दूरी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो इतनी दूरी तय करने के लिए लाइट को भी 8 मिनट लगते हैं। कितने, लाइट को भी 8 मिनट लगते हैं। तो हमें सोचो, हम तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ये तो 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, इतनी तेज चलती है। समझ में आई चीजें, ये इतनी दूर है। लाइट की स्पीड भी हमें पता लगी इसी से, ठीक है। ये समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद चलते हैं कि अब हमारी अर्थ के बारे में थोड़ी और बात बताइए। क्या बताया है, अर्थ के बारे में थोड़ी सी चीजें और बताई हुई है कि हमारी अर्थ है ना, यूनिक है, सबसे अनोखी है, बाकी प्लेनेट से अलग है। कैसे अलग है वो हम देखते हैं। कंडीशंस फेवरेबल, कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां जो फेवरेबल हैं, यानी कि अनुकूल हैं। क्या है, फेवरेबल का मीनिंग क्या होता है, अनुकूल। तो वो स्थितियां, वो परिस्थितियां जो अनुकूल हैं, किस चीज के लिए, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सहयोग करने के लिए।
तो वो कंडीशंस यहां पे अवेलेबल हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, तभी तो हम सारे जीवित हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसी कंडीशन है कि यहां पे आदमी रह सकते हैं, यहां पे इतने सारे लोग रह सकते हैं, तभी तो सब जीवित हैं, क्योंकि यहां पे ऐसी कंडीशंस हैं। तो ये क्या कर रही है? ये ऐसी कंडीशंस जो अनुकूल हैं किसी को भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, किसी के भी जिंदा रहने के लिए, आर प्रोबेबली फाउंड ओनली इन अर्थ। प्रोबेबली यानी कि शायद, तो वो शायद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे फाउंड होती हैं, अर्थ पे मिलती हैं। तो वो कंडीशंस जो किसी के भी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो कंडीशन शायद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे अवेलेबल हैं, बाकी किसी प्लेनेट पे नहीं है। ना तो मरकरी पे, क्योंकि मरकरी तो सन के बिल्कुल नजदीक है, वहां तो बहुत तेज गर्मी होती होगी, कैसे रह पाएगा कोई, है ना। और अगर हम इससे आगे की बात करें जुपिटर, तो वो अर्थ से बहुत दूर हो जाता है, वहां बहुत ठंड होती होगी, वहां कोई कैसे रह पाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो सारी कंडीशंस हैं जिससे लाइफ को सपोर्ट मिल सके, लाइफ बनी रह सके, लोग जिंदा रह सके। तो इसीलिए हम कहें कि कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो शायद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे मिलती हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये जो अर्थ है ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है, तभी तो यहां लोग रह पाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो कैसे रहेंगे, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो कैसे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे अर्थ पे अगर हम देखें, ये ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। उसके बाद इसने क्या बोला? इट हैज वाटर एंड एयर। और अर्थ में हमें वाटर भी मिलता है और एयर भी मिलती है। यहाँ पे हमें पानी भी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, और उसके बाद हमें पानी भी चाहिए पीने के लिए। तो यहाँ पे अर्थ पे दोनों चीजें अवेलेबल हैं, वाटर भी है, एयर भी है। तो देखो कितना सपोर्ट कर रही है हमारी लाइफ को, है ना। तो यहाँ पे और क्या है? तो विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी। तो ये सारी कंडीशंस, वाटर का होना, एयर का होना, ज्यादा गर्मी ना होना, ज्यादा सर्दी ना होना, ये सारी क्या है? एसेंशियल है। किस चीज के लिए? आवर सर्वाइवल, हमारे जीवित रहने के लिए ये बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, ठीक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ये जो एयर है ना, यहाँ पे इस एयर में जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी हमारी एयर में मिलती है, ऑक्सीजन भी हमारी एयर में मिलती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक यूनिक है हमारी जो अर्थ है, बिकॉज ऑफ दीज, इन्हीं चीजों के कारण जो हमने देखा, ये जो कंडीशंस देखी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है, इसके पास वाटर भी है, इसके पास एयर भी है, तो और इसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन भी है। तो इन सब चीजों की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज क्या? इन सब चीजों की वजह से, इन रीजंस की वजह से, द अर्थ जो पृथ्वी है इज ए यूनिक प्लेनेट। ये एक अनोखा ग्रह है, यानी कि प्लेनेट है। ये सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस पे ये सारी चीजें हैं, बाकियों पे ये सारी चीजें मिलना मुश्किल हो जाता है, बाकियों पे नहीं मिलते। तो इसीलिए ये सबसे अलग है। हमारी अर्थ जो है बाकी सब प्लेनेट से अलग है, ठीक है। और इसमें सोलर सिस्टम के अंदर, तो सोलर सिस्टम के अंदर हमने 8 प्लेनेट देखा, तो उनमें अर्थ सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि इस पे लाइफ है, इस पे लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस यानी कि बाहर के, अगर हम जगह से देखें, अर्थ से बाहर चले जाएं, ठीक है। आउटर स्पेस से अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा? फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्ड। अर्थ कैसी दिखती है? अपीयर्ड मतलब प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो अर्थ अपीयर्ड ब्लू, हमें नीली दिखाई देती है। अगर हम बाहर से देखें, बाहर मतलब हो गया कि हम अर्थ से बहुत दूर चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, आकाश में चले जाएं, और वहां से अर्थ को देखें, तो हम बाहर से जब भी अर्थ को देखेंगे, आउटर स्पेस से जब भी अर्थ को देखेंगे, तो हमें कैसी दिखाई देती है? हमें वो ब्लू दिखाई देती है, यानी कि नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्यों दिखाई देती है? तो इसने बोला बिकॉज, क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस, इसका जो 2/3, 2/3 यानी कि ये 2/3 सरफेस
2/3 सरफेस से क्या समझते हैं आप, यानी कि अगर अर्थ को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 3 में से 2 हिस्से, ठीक है, तो 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, कि ज्यादातर हिस्सा तो इसमें से पानी ही है, और पानी का कलर कैसा दिखाई देगा, दूर से हमें ब्लूइश दिखाई देता है। तो इसीलिए अगर हम कहें तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नीला ग्रह, क्योंकि बाहर से जब भी हम देखते हैं तो हमें ये नीली नीली सी दिखाई देती है। नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ज्यादातर सरफेस पे अगर हम देखें अर्थ के, तो ज्यादातर सरफेस पे पानी है, ये जमीन तो कम है, 1/3 पे ही जमीन है, 2/3 पे तो पानी ही पानी है, और इसी पानी की वजह से ये पूरी अर्थ हमें नीली नीली सी दिखाई देती है, ब्लू ब्लू सी दिखाई देती है, और इसी वजह से हम इसको अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आई चीजें, आपको समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद अगर हम देखें मून को पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, हमने अर्थ पढ़ा, अब हमने क्या बोला था कि आज हम मून को भी पढ़ेंगे, और मून क्या है, सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट भी देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो हम मून पे आ गए हैं। मून क्या है, तो मून को हम पढ़ते हैं। मून किसको बोलते हैं हम, चांद जो हमें दिखाई देता है। तो अर्थ के पास कितने मून है, कितने मून दिखते हैं, एक ही तो मून है ना। तो अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। जैसे प्लेनेट को हिंदी में ग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट को हम हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपग्रह। ठीक है, तो प्लेनेट को जैसे हम ग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट को उपग्रह बोलते हैं। तो अर्थ के पास कितनी है, अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मून बोलते हैं। मून कुछ ऐसा ऐसा सा दिखता है, अगर आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा सा हमें मून दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये हमें यहाँ पे आपके इसमें फिगर में भी दिया हुआ, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कुछ ऐसा ऐसा सा दिखाई देता है स्पेस से जब हम मून को देखें। इट्स डायमीटर, अगर हम इसके डायमीटर को देखें, डायमीटर क्या होता है, इसके सेंटर से दोनों साइड को अगर मैं जोड़ दूं, इसको बोलते हैं डायमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई कि कितने, अगर हम देखें कि कितना इस यहां से लेके यहां तक का कितना इसका वो है, तो इसकी डायमीटर को देखें तो ये डायमीटर कितनी है, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 का क्या मतलब होता है बेटा, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 किसकी है, दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर मैं अर्थ को करूं तो अर्थ की क्या है, ये 1/4 है, यानी कि 1/4 करने के लिए मुझे ऐसे ही क्या करने पड़ेंगे, ऐसे ही 3 अर्थ और साइड में रखनी पड़ेंगी, और उन तीनों को मिलाऊंगा तब जाके एक अर्थ बनेगी। समझ में आया बेटा, तो तब जाके अर्थ का डायमीटर आएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तो अर्थ का साइज कितना है, इसके 1/4 डायमीटर है। समझ में आया, तो अर्थ से कितना छोटा हुआ, तो बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा, यानी कि 1/4 है। अगर मैं अर्थ के 4 हिस्से करूं तो एक हिस्से के बराबर एक ही निकल के आता है। समझ में आई चीजें, तो ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे इतना हमें पता होना चाहिए कि अर्थ से तो बहुत छोटा है ये, इसका डायमीटर ही 1/4 है ना, तो कितना छोटा होगा। इट अपीयर्स, ये हमें प्रतीत होता है, कैसे, सो बिग, इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है फिर। अर्थ से तो हम कहें बहुत छोटा है, लेकिन जब हम देखें तो तारों से तो ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। इतना बड़ा क्यों दिखता है हमें, मैंने बोला सन तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मून हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रीजन बताया इसने, इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के बहुत नजदीक है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, जो चीज नजदीक होगी वो ज्यादा बड़ी दिखाई देगी, और जो चीज दूर होगी तो वो हमें छोटी दिखाई देगी। तो ये अर्थ से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है। कितना नजदीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसने क्या बोला, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और सन कितना दूर था, तो ये यही पूछ रहा है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो मून से कितना होगा और सन से कितना होगा। तो अगर हम अर्थ का मून से डिस्टेंस देखें तो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन अर्थ से अगर हम सन का डिस्टेंस देखें तो कितना था, 150 मिलियन किलोमीटर। तो देख रहे हो कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है दोनों में। तो ये मून तो हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है।
समझ में आया? अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो आपकी बुक हमें दे रही है, क्या दे रही है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नाम याद कर लेना बच्चे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, कौन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था ये फर्स्ट मैन था टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये पहला ऐसा आदमी था जिसने चंद्रमा पे जाके उस पर कदम रखा था। तो पहला ऐसा आदमी कौन था जिसने चांद पे गया था, चांद पे जाके अपना कदम रखा था? तो पहले ऐसे आदमी का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उसका नाम है। और किस दिन? 21 जुलाई 1969 को, इतने साल पहले चांद पे पहुंच गए थे, है ना। अभी क्वेश्चन हमारे लिए है फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। हमें पता करना है कि क्या कोई इंडियन भी मून तक गया है, मून पे कदम रखा है। तो हमें इसका आंसर चाहिए, तो क्या है ढूंढो। आपको भी पता होना चाहिए कि अभी तक कोई भी इंडिया से नहीं गया है जिसने मून पे कदम रखा। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं द मून, जो चंद्रमा है, चांद है, मूव्स अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे ही मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, इन अबाउट 27 डेज। और एक चक्कर कितने में खत्म कर रहा है? टोटल 27 डेज के आसपास। और यहीं पे अगर हम देखें, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ये अपने आप में भी घूम रहा है ऐसे ऐसे, जैसे पेन है, यहां पे अर्थ है, ये भी घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये घूमता रहता है और ये घूम घूम के ऐसे चक्कर भी लगा रहा है इसके चारों तरफ ऐसे। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है? ये अपने आप भी घूम रहा है और ये उसके चारों तरफ भी घूम रहा है, और लेकिन दोनों का टाइम सेम है। ऐसे एक चक्कर पूरा करने में भी इसे 27 दिन के आसपास लग रहे हैं और इस चक्कर को पूरा करने में भी 27 दिन के आसपास लग रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो अपने आप जो ये ऐसे कर रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। अपने ही जगह पे खड़े होकर जब मैं घूमना शुरू करूं या किसी चीज को घुमाना शुरू करूं तो वो होता है रोटेशन। ठीक है, और यहीं पे इसको मैं ऐसे घुमाना शुरू करूं, ये होगा रिवॉल्यूशन। तो इसका रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का टाइम सेम है, दोनों का टाइम सेम है। यहां पे क्या बोला? 27 दिन में ही ये पूरे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और लगभग एग्जैक्टली अगर हम देखें एग्जैक्टली सेम टाइम में, बिल्कुल सेम टाइम में ये अपना स्पिन यानी कि अपने यहां पे इस तरीके से जो घूम रहा है, ये भी 27 दिन में ही पूरा कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसकी वजह से अर्थ का हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। अर्थ का नहीं, मून का सिर्फ हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, अर्थ की तरफ हमेशा। अर्थ का दूसरे पीछे का हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो कैसे रहा है, तो टेंशन मत लो बेटा, मैं आपके लिए इसी का एक डायग्राम लेके आऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यहां पे ये देखो, ये आंखों से ये अर्थ की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये ऐसे ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है और साथ के साथ ये ऐसे ऐसे घूमने की भी कोशिश कर रहा है। ये देखो कैसे कैसे घूम रहा है, आपको ये एरो दिखाई दे रही होगी कि कैसे घूम भी रहा है। तो इसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ रहती हैं। जितनी देर में ये पूरा चक्कर लगाता है उतनी देर में ये अपने आप भी घूम जाता है। अब यहां से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, कि कितनी देर में ये पूरा चक्कर लगा रहा है। यहां देखो, ये आंख शुरू हुई, ये इसने घूमना शुरू किया, ये इसका रोटेशन शुरू हुआ, ये पूरा चक्कर लगा लेगा अपना, यहां पे घूम गया। यानी कि ये ऐसे शुरू हुआ, ऐसे पूरा घूम गया और ऐसे भी घूम गया, और इसका एक ही फेस यहां पे रहता है। समझ में आया? इसकी आंख देख के आपको समझ में आया होगा कि ये खुद भी रोटेट हो रहा है, ये खुद भी ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये इसके चारों तरफ भी घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये दोनों बिल्कुल सेम टाइम में हो रहे हैं। ये पूरा चक्कर ऐसे भी इसी मतलब लगा रहा है कितनी देर में? 27 दिन में, और ये पूरा चक्कर भी 27 दिन में ही लगता है। इसकी वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस हमें सामने दिखाई देता है। ये डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्या रीजन है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रीजन है कि जब हमें बताना पड़े कि मून का हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस हमेशा दिखाई देता है, क्या रीजन है? उसका एक ही रीजन है कि इसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है, यानी अर्थ के अराउंड जो घूमने का टाइम है और इसका अपनी एक्सिस पे जो घूमने का टाइम है, वो दोनों 27 दिन यानी कि सेम है।
इसी वजह से इस मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। अब मैंने एक और चीज बोली थी आपको कि ये जो मून है हमें कभी कभी तो पूरा दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है, शेप चेंज करता रहता है। ये इस तरीके से शेप चेंज करता रहता है। ठीक है, ये देखो इधर से रोशनी आती जाएगी, एक बार हमें 14 दिन में ये पूरा दिखाई देगा और ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम भी रहा है। ये ऐसे 14 दिन में पूरा दिख गया। अब 14 दिन के बाद फिर से बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। 14 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा 14 दिन के बाद। अब ये 14 दिन के बाद हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद 14 दिन में फिर से पूरा दिख जाएगा। ये इस तरीके से मून इस तरीके से हमें कम और ज्यादा भी दिखता है, और इस तरीके से सिर्फ एक ही फेस भी हमें इसका दिखाई देता है। ठीक है, चीजें समझ में आई बेटा? अब इसी चीज को समझाना था तो डायग्राम के मतलब मदद से ही हमें वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, तो हमने उसे समझा। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेरी और रह गई। जब हमने बोला कि मून एक सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट होता क्या है? तो सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि एक प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है। प्लेनेट क्या है? जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट क्या है? जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं। समझ में आई चीजें? कि कोई भी ऐसी बॉडी जो सन के चारों तरफ घूम रही है वो तो प्लेनेट है, लेकिन अगर कोई प्लेनेट है इसके चारों तरफ कोई भी चीज घूमेगी तो वो सैटेलाइट हो जाएगी। तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ घूम रही है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। इन द सेम वे, उसी तरीके से जैसे कि प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो यही हमने समझना था। तो सैटेलाइट समझ में आए क्या होती है? सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जिसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड। ये मून को तो हमने नहीं बनाया, मून तो अपने आप ही बना, तो वो नेचुरल सैटेलाइट है। कई सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो हम यहां से भेजते हैं ना रॉकेट के द्वारा। पता आपको, हमने ये सैटेलाइट भेजी, न्यूज में आप देखते रहते होगे, वो सैटेलाइट भेजी। तो ये सैटेलाइट और ये सैटेलाइट क्या है? ये भी सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लेनेट का ही चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इसीलिए इसको भी सैटेलाइट ही बोला। तो इनको हमने बोला ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इनको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल बॉडी। आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसको आदमी बनाते हैं, जो बनाई जाती है। कोई भी चीज जो बनाई गई है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी, जिसको बनाया गया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल बॉडी हो गई। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। टू गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा, गैदर मतलब इकट्ठा करने के लिए, अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में। अब ये यूनिवर्स क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद और फॉर कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट को और किस लिए यूज किया जाता है? या तो हमें कुछ यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमें अपने कम्युनिकेशन को यानी कि संचार माध्यम को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए भी सैटेलाइट की मदद ली जाती है। इट इज कैरीड बाय रॉकेट, ये रॉकेट से भेजी जाती है सैटेलाइट, एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, और एक ऑर्बिट में इसको प्लेस कर दिया। ऑर्बिट क्या है? वो रास्ता जिसके द्वारा किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। तो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जो ऑर्बिट है उसमें हम सैटेलाइट को छोड़ देंगे और फिर वो उसी रास्ते पे चक्कर लगाती रहेगी, तो उसको हमने बोला सैटेलाइट। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो आदमी बनाते हैं। ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड घूमती रहेगी, ऑर्बिट में उस रास्ते पे अर्थ के अराउंड घूमती रहेगी। तो कुछ एग्जांपल लें, कोई सैटेलाइट भेजी है तो भारत ने भी बहुत सारी सैटेलाइट भेजी हैं स्पेस में। कौन कौन सी? तो यहाँ पे इनसैट आपको दिखाई देगी, IRS दिखाई देगी, एजुसैट दिखाई देगी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं। कैसे भेजते हैं? तो इस तरीके से भेजा जाता है कि यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट में सामने अगर हम देखें तो इसमें एक सैटेलाइट लगा देते हैं, इसमें इसके चारों तरफ कवर होता है। जैसे जैसे ये अर्थ से निकला, ये इंडिया है, इंडिया से निकला ऊपर आया, यहाँ पे गया तो पीछे का हिस्सा इसका अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे सैटेलाइट को और आगे भेज के ये जो है पूरा रॉकेट जो है वापस आके अर्थ पे गिर जाता है और ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच जाती है। ठीक है, सैटेलाइट एक रॉकेट से जुड़ी हुई होती है। वो रॉकेट तो क्या होगा, रॉकेट इसको यहां पहुंचा के रॉकेट वापस गिर जाएगा अर्थ पे और वो सैटेलाइट पूरे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये होता है और इसको हमने बोला ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए डाला हुआ है, ये
इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और ही है। व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव? एनिमल्स और प्लांट्स को क्या चाहिए बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए? क्या चाहिए बताओ एनिमल्स और प्लांट्स को? एक तो हमें चाहिए सनलाइट, फिर चाहिए वाटर, और चाहिए एयर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और यहीं पे इसके साथ साथ हमें एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए कि एक टेम्परेचर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो एक एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर मीडियम टेम्परेचर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें सर्वाइवल के लिए। तो ये सारा हमने आज के लेक्चर में पढ़ा और हमने बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की कि सैटेलाइट क्या होती है, अर्थ के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज हमारी अर्थ के बारे में पता लगी होंगी। मून के बारे में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता लगी होंगी। ये भी पता लगा होगा कि जो हमें मून दिखाई देता है ना, हमेशा उसका एक ही फेस दिखता है, उसके पीछे का हिस्सा कभी दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसका रोटेशन का, रिवॉल्यूशन का टाइम सेम है। वो हमने डायग्राम से भी समझा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो अर्थ के बारे में पढ़ा कि ये थर्ड नियरेस्ट है सन में। पहले पे मरकरी, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आती है। और ये साइज के हिसाब से देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट है। अगर हमने इसको बोला कि ये पूरी गोल है, नहीं, पूरी गोल नहीं है, ये पोल के आसपास देखोगे तो हल्की सी चपटी दिखाई देगी, हल्की सी फ्लैटेंड दिखाई देगी, स्लाइटली फ्लैटेंड है। तो इसीलिए इसके शेप को हम क्या बोलते हैं? इसके शेप को हम बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं बेटा? जियोइड बोलते हैं। और यहाँ पे अर्थ पे जो भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चीजें चाहिए, जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। जैसे ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, वाटर भी होनी चाहिए, एयर भी होनी चाहिए, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे अर्थ पे अवेलेबल हैं। और जो कि अगर हम देखें, ये प्रोबेबली शायद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें इसको यूनिक प्लेनेट बनाती हैं, एक अनोखा प्लेनेट बनाती हैं, बाकी सब प्लेनेट से अलग बनाती हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अगर हम बाहर की स्पेस से देखें, अंतरिक्ष में जाके देखें, तो हमें पूरी पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस, पूरे सरफेस का 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं हम अर्थ को। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लेनेट? क्योंकि बाहर से ब्लू दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ब्लू? क्योंकि ज्यादातर हिस्सा हमारा पानी है। ठीक है, अब उसके बाद मून के बारे में पढ़ा। तो मून के बारे में क्या पढ़ा कि मून जो है अर्थ की सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और वो क्या है? मून है। तो अर्थ की सिर्फ एक सैटेलाइट मून है, जिसका डायमीटर हमने देखा कि अर्थ से सिर्फ और सिर्फ 1/4 है। और अगर हम देखें फिर भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बाकी बॉडीज के हिसाब से, चाहे सन ले लो, चाहे और तारे ले लो, उन सबसे ये सबसे नजदीक है। तो अर्थ के सबसे नजदीक क्या हुआ? मून है। लेकिन मून स्टार नहीं है, ध्यान रखना। मून क्या है? सैटेलाइट है। तो अर्थ के बहुत नजदीक हो जाती है, इसलिए हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। कितना नजदीक है? 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर के आसपास ये अर्थ से दूरी पे है। ठीक है, और मून का कितना, सन का कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये क्या करती है? चारों तरफ घूमती है। किसके? अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है मून। और कैसे? 27 दिन में अपना पूरा एक चक्कर पूरा करता है। अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में चक्कर पूरा करता है। और ये खुद भी अपने आप भी घूमता रहता है, स्पिन भी करता रहता है। इस तरीके से एक जगह पे जो घूमना होता है, अपनी एक्सिस पे भी ये घूमता रहता है। तो इसको सेम टाइम लगता है अपनी एक्सिस पे भी घूमने में, यानी 27 दिन में ही अपना ये चक्कर भी पूरा कर रहा है और ये चक्कर भी, दोनों 27 दिन में पूरे होते हैं। इसी वजह से यही रीजन है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक साइड हमें दिखाई देती है। ये चीज हमने समझने की कोशिश की। और यहाँ पे लाइफ को फेवर करने के लिए कोई कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। और इसके ऊपर अगर हम देखें, माउंटेन, प्लेन, डिप्रेशंस, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसी वजह से आपको इस पे क्या दिखाई देंगे? इस पे इनकी शेडोज दिखाई देगी। और ये शेडोज की वजह से यहाँ पे आपको गड्ढे वगैरह दिखाई देते हैं, शेडो दिखाई देती हैं, क्योंकि वो माउंटेन वगैरह की शेडो इस पे पड़ती रहती है। तो ये सारी चीजें जानी। और उसके बाद हमने पढ़ा कि सैटेलाइट क्या होती है। तो सैटेलाइट के बारे में हमने जानने की कोशिश करी कि सैटेलाइट वो चीज है
क्या है? सैटेलाइट वो है जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और प्लेनेट क्या है? जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में भी जानने की कोशिश की। क्या है ह्यूमन मेड? जो आदमी साइंटिस्ट बना के ऊपर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? रॉकेट के द्वारा। समझ में आई चीजें? तो आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता लगी होंगी आज, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लगी होगी, और ये बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए हम जहां रह रहे हैं, हमारी उस अर्थ के बारे में। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज पता लगी है, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन इस बुक में बहुत सारी नई नई दी हुई है जो आपके लिए बहुत मजेदार भी हैं, और बहुत ही आपको एक काम कहेंगे कि जानकार इंसान भी बनाएंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करें। अगले लेक्चर में इसके बाकी बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज फिर आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।